क्या है? यूनिमोलिकुलर है। किस सेंस में यूनिमोलिकुलर बोल रहे हो, तुम्हारा पता नहीं? चलिए, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? अपन शायद रेट के बारे में बातें कर रहे थे। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं SN1 रिएक्शन के, उन पर बातें चल रही थी ना? यस। और उसमें अपन ने बता दिया था ब्रांचिंग की वजह से ऐसा होता है। अगर ये SN1 में रिएक्टिविटी पूछे, क्या पूछे? रिएक्टिविटी। SN1 को लेकर रिएक्टिविटी की बातें अगर होती हैं तो बताइए किस प्रकार से बात होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे सामने कौन निकल कर आएगा? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। सबसे ज्यादा रहेगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद बताइए कौन रहेगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये हमारे सामने रहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हमारे सामने रहेंगे। उसके बाद रहेगा कौन? मिथाइल हैलाइड। कौन रहेगा? मिथाइल हैलाइड। ध्यान रखें कि प्राइमरी और मिथाइल को अपन SN1 करवाने से अवॉइड ही करेंगे। इनके केस में हम बोलेंगे नो SN1 रिएक्शन। ये SN1 रिएक्शन करना पसंद नहीं करेंगे। उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद जो केटाइन बचेगा वो क्या बनेगा? अनस्टेबल। प्राइमरी कार्बोकेटाइन हम रिएक्शन में बनाने अवॉइड करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। हमें डिग्री से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कार्बोकेटाइन की अनस्टेबिलिटी से। प्राइमरी कार्बोकेटाइन हम नहीं बनाएंगे रिएक्शन के अंदर। तो प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड जब भी आ जाएं तो हमें ध्यान देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट, इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमें उनको SN2 से ले जाना पड़ेगा। वो SN1 से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। वो SN1 से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर? तो डेंजर जोन में इसका रीजन लिखेंगे। प्राइमरी और मिथाइल के ना देने का कारण क्या है? अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या हमें डिग्री से दिक्कत है? नहीं। अगर मान लीजिए 1 डिग्री बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाए, 1 डिग्री ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाने से परहेज करेंगे। लिखिए, 1 degree carbocation is less likely to be formed in a chemical reaction. 1 degree carbocation, 1 degree carbocation is less likely to be formed in a chemical reaction. 1 degree carbocation is less likely to be formed in a chemical reaction due to its instability. Due to its instability. ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी। कारण क्या है? अनस्टेबिलिटी। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइमरी रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। चलिए, इसी में ही अब हमारे सामने पहला फैक्टर था, इसमें सेकंड पॉइंट आएगा बी। लिखिए, एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स डू नॉट गिव SN1 रिएक्शन। Aryl halides and vinyl halides do not give SN1 reaction. ये हमारे सामने एराइल हैलाइड है, उसको लेकर मैं पहले ही बात कर चुका हूं। ये एराइल हैलाइड कहते हैं इनको। ये SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरा विनाइल हैलाइड, यानी कि डबल बॉन्ड पर लगा हुआ हैलोजन जो है वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। याद कीजिए, इन्होंने SN2 भी नहीं दिया था। विनाइल हैलाइड, क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप आपका sp2 कार्बन पर या sp कार्बन पर है तो वो ना SN1 देगा ना SN2 देगा। क्लियर? तो यहां पर एक रीजन तो वही रहेगा जो पहले पढ़ा था। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो मोर परसेंटेज s कैरेक्टर, सेम टू सेम रहेगा। एक रीजन और है, अगर यहां पर अपन लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं, बताइए SN1 किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? डिसोसिएशन टाइप की। कैसी है? डिसोसिएशन। इसमें पहले लिविंग ग्रुप हट जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है?
कार्बोकेटाइन की। और ये कार्बोकेटाइन रिएक्शन के अंदर बनाना गलती नहीं, क्या है, पाप। और जो भी बनाएगा इनको वो क्या रहेगा, पापी। और हमारे लेवल का एक ही पापी है, कौन, N2+। कौन है, N2+। कुछ तुम में से भी निकलेंगे जो बना देंगे इसको। एक N2+ तो सर्टिफाइड पापी है, वो नहीं देखता है क्या बना है क्या नहीं बना है। तो ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, इनको बनाने की कोशिश ना करें। यहां पर भी अगर आपने इसको हटा दिया लिविंग ग्रुप को, तो बताइए पीछे कौन कार्बोकेटाइन बनेगा, विनाइल कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए जीओसी में क्वेश्चन आया था कि बताइए किस में हैलोजन सबसे कम रिएक्टिव है, और वो हैलोजन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ हैलोजन था। डबल बॉन्ड पर लगे हुए हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या मिलेगी, कम। क्यों, ना वो SN1 से हटना पसंद कर रहा है और ना वो SN2 से हटना पसंद कर रहा है। तो इसके सामने लिखेंगे हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, इनको SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट ना बनाएं। ये भी हाईली अनस्टेबल हमारे सामने है, इनको SN1 का इंटरमीडिएट ना बनाएं। एक और है जिसको भी नहीं बनाएंगे, ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर कार्बोकेटाइन। कुछ याद आया, अगर इस पर आपने कार्बोकेटाइन बना लिया तो ब्रेड सुल को फैला दोगे। और वो बेचारा पर्सनली आके बता के गया था आपको कि प्लीज ऐसी गलती मत करना, बड़ी मुश्किल से एक रूल दिया है मैंने। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकती, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकती। ये सारे हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेंगे, इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर बनाने की कोशिश ना करें। एक और है जिसने शानदार बहुत ही बेहतरीन, लेकिन वो SN1 में फैल जाएगा। ये कई बार आता है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव SN2 रिएक्शन इन एक्सीलेंट अमाउंट, उसके मुकाबले का ही नहीं है कोई, लेकिन SN1 में एकदम फैल जाता है, ये वाला। मैंने आपको जीओसी में भी बताया होगा, हालांकि आपको याद दिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर अगर आपने पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश की, दैट कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। ये भी SN1 रिएक्शन देना पसंद नहीं करेगा। यहां पर है पार्शियल नेगेटिव, यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी रिपल्सन। तो ये कुछ खास कंपाउंड है जो SN2 तो बेहतरीन दे रहा था, बहुत ही शानदार, लेकिन SN1 में फैल गया है। SN1 में सीधी सी बात है, अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा तो SN1 रिएक्शन नहीं होना पसंद करेगी, या रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, केवल इसको छोड़ दो, बाकी ने SN1 SN2 भी नहीं दिया था, इसने SN2 बहुत ही बेहतरीन दिया था। और ये कई क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में आया है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव SN2 रिएक्शन इन एक्सीलेंट अमाउंट बट डजंट गिव SN1 रिएक्शन। वो क्लियर। चलिए आगे बढ़े, सुलटा दिया होगा, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, भारी भारी बातें लग रही है क्या, आज वही टॉप करेंगे। ये जो LT वाला काम है ना, ये और भी मीठा जहर है। ये निकल लेते हैं सोच के कि देख लेंगे, फिर वो देखा कभी नहीं जाता है। जिस स्कूल में जिस बच्चे ने ट्यूशन लगा लिया वो क्लास में कभी नहीं समझ सकता था। मैथ वाले के ट्यूशन लगा लिया, फिर मैथ वाले की क्लास में मस्ती करता था कि ट्यूशन पर तो जाना ही है। ऐसा ये अल्टीमेट जहर है। यहाँ पर कुछ लोग सो भी लेते हैं कि कोई नहीं, यहाँ सो लेते हैं, घर पे जाके सुन लेंगे इसको दोबारा से। इसीलिए वो बार बार पीछे से बोलते हैं सर धीरे बोलिए, उनको सुनना नहीं है, सोने में डिस्टरबेंस हो रहा है उनको, धीरे बोलिए सर। हाँ चलिए नेक्स्ट सी पॉइंट हमारे सामने आने वाला है। सी पॉइंट लिखिए, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स give SN1 reaction, allylic and benzylic halides give SN1 reaction in excellent amount. Allylic and benzylic halides give SN1 reaction in excellent amount because carbocation is resonance stabilized. Because carbocation is resonance stabilized. Allylic and benzylic halides give SN1 reaction in excellent amount because carbocation is resonance stabilized. मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है एलाइल हैलाइड, सॉरी बेंजाइल हैलाइड।
ये हमारे सामने है बेंजाइल हैलाइड। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए सबसे पहले बताइए, क्या ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है? यस, ये हमारे सामने है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब कुछ लोग लड़ जाएंगे मुझसे कि सर आपने बोला था प्राइमरी में SN1 नहीं करवाना। अबे मेरे को डिग्री से दिक्कत नहीं थी, मुझे केटाइन की स्टेबिलिटी से दिक्कत थी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, इसलिए मैं बनाना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन यहां पर तो ये बेहतरीन स्टेबल बनेगा। अगर लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया, SN1 किस टाइप की रिएक्शन है? डिसोसिएशन। पहले लिविंग ग्रुप यहां से कल्टी मार जाता है और पीछे क्या बना जाता है? कार्बोकेटाइन। बताइए इस कार्बोकेटाइन को बनने से किसी का डर है क्या? नहीं। तो बढ़िया स्टेबल है भाई, ये तो बढ़िया स्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबलाइजर 3-3 पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। तो ये जो हमारे सामने बनकर आया ये कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये तो बढ़िया बनेगा, बढ़िया SN1 रिएक्शन देगा। ऐसा ही अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने एलाइल हैलाइड है। गौर से देखिए कैसा हैलाइड है ये हमारे सामने? एलाइल हैलाइड है। आप बताइए क्या इसमें भी SN1 हो सकता है? यस। और ये भी कैसा है? प्राइमरी। ऐसे लिख देता हूं 1 डिग्री। कैसा है? 1 डिग्री बोल दीजिए, प्राइमरी बोल दीजिए, एक ही है। देखिए अगर आपने यहां पर SN1 करवाने की कोशिश करी तो लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा। यस, किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा? कार्बोकेटाइन की। कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? नो डाउट प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है, बनाइए इसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपका अच्छा खासा स्टेबल बनने वाला है। तो यहां पर भी ये क्या रहेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा रहेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारे सामने रहने वाला है। इट मींस ये बनाए जा सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इनको चेक कर सकते हैं। एक और है जो भयंकर स्टेबिलिटी पा लेता है बैक बॉन्डिंग से। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैक बॉन्डिंग का सुख किसी किसी को ही मिलता है। मान लीजिए हमारे सामने ये वाला हैलाइड दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, ये भी कैसा है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, लेकिन बहुत भयंकर लेवल पर SN1 रिएक्शन देता है भाई। खतरनाक रिएक्टिव है SN1 के अंदर। रीजन बीइंग जैसे ही लिविंग ग्रुप यहां से हटेगा, लिविंग ग्रुप के हटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको किसका सुख मिलेगा? बैक बॉन्डिंग का। आप जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। बहुत सारे मूर्ख लोग इसमें O का -I लगाकर इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे बाहर आके सर इस पर तो इसका -I लगेगा ना, +R। वो कोई काम का नहीं, मुझे तो गलत करना है। आधे तो कल ऐसे महानुभाव भी मिलेंगे कि आखिरी क्वेश्चन को भरने के लिए उनके पास OMR में जगह नहीं मिलेगी कि सर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि आखिरी में OMR में जगह ही, तो मैंने साइड में लिखना शुरू किया। फिर अगर गलती से एक क्वेश्चन भी स्किप कर दिया तो लास्ट तक रायता फैल जाएगा, और ऐसा लोगों के साथ हुआ है। मेन एग्जाम के अंदर हुआ है, ध्यान रखना। ऐसा कभी रायता फैला तो नहीं टाइप का कि सर पुराना तो काफी लोगों ने फैलाए थे, इसमें देखो कैसा मजा आया है। तो ये क्या है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। कैसा है? बैक बॉन्डिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी, भयंकर इसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो ये पहला हमारे सामने हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट जितना ज्यादा स्टेबल बनता जाएगा केटाइन, SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। सुलटा दिया है। तो पहला पॉइंट अपना कवर होता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? सॉल्वेंट। देखिए SN1 में सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट रोल है भाई। SN1 के अंदर सॉल्वेंट का क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे SN2 में किसका रोल था? न्यूक्लियोफाइल का। वैसे ही SN1 में किसका रोल है? सॉल्वेंट का। लिख दीजिए। अबे कहां बैठा राक्षस तू? लिखिए, solvent plays important role in SN1 reaction. Solvent plays important role। अबे लिख ही नहीं पाओगे तो कोई मतलब नहीं है, पेपर कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा। हमारा हो जाता है सर, टाइम भी बच जाता है, बस वो जाने नहीं देते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जितना आता है उतना करके बैठ जाते हैं, फिर तुक्केबाजी खेलना खेलते हैं। वो 20 मिनट तुम्हें इसीलिए दिए गए, तुम्हें पता है कि जो तुम सही करने के बाद गलत कर सको। जिसने 10 मिनट पहले पेपर कर लिया वो रिचेक करेगा, और रिचेक करके कम से कम नहीं 2-3 क्वेश्चन तो गलत करेगा वो। हाँ
हाँ मैं ले जाऊंगा इसको। हाँ ये देखो SN1 को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे ना कैसे करके रिलीफ मिल जाए, एक भी कम हो जाएगा तो जगह बन जाएगी सर। लिखिए, solvent plays important role in SN1 reaction. Solvent plays important role in SN1 reaction. आप जानते हैं जो काम न्यूक्लियोफाइल का था वो पूरा काम किसने निभाया है? सॉल्वेंट। और कैसा होना चाहिए सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है अगर पोलर प्रोटिक हो गया तो SN1 ही होगा, नहीं नहीं नहीं, आप गलत चीजों को पढ़ते हैं। SN1 को पोलर प्रोटिक फेवर करता है। क्या करता है? फेवर करता है। तो लिखिए, polar protic solvent favors SN1 reaction. 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 ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइक वाटर एल्कोहल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन लाइक वाटर एंड एल्कोहल। ज्यादातर यही मिलते हैं, या तो वाटर मिलेगा या अल्कोहल मिलेगा। अगला बताइए, थर्ड फैक्टर कौन सा था? न्यूक्लियोफाइल तो इसमें है नहीं, तो थर्ड फैक्टर कौन सा आएगा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। किसकी बात करेंगे? लिविंग ग्रुप एबिलिटी की। बताइए, क्या हर रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करेगा? नहीं, ऐसा कुछ में नहीं। डिपेंड करता है क्या लिविंग ग्रुप आपका RDS में डिपार्ट कर रहा है या नहीं। चलिए एक बार वापस से SN1 रिएक्शन की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि SN1 रिएक्शन किस प्रकार से हुआ करता था। ये हमारे सामने कोई अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। अगर आपको पता चल जाए कि SN1 रिएक्शन होगा तो फिर आपको पता करना SN1 होता कैसे है। पहले लिविंग ग्रुप यहां से हटता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है? कार्बोकेटाइन की। किसकी फॉर्मेशन कर देता है? कार्बोकेटाइन की। क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही RDS होता है? जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही क्या है हमारे सामने? RDS। इसका मतलब जो आपका लिविंग ग्रुप है वो किस में हट रहा है? RDS में। यही इस रिएक्शन का RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्या? यस। अगर आपका लिविंग ग्रुप RDS के अंदर डिपार्ट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो 100% उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे कि SN1 का रेट भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है, SN2 का रेट भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही लिविंग ग्रुप RDS में बाहर निकलता है। दोनों में ही लिविंग ग्रुप RDS में बाहर निकलता है। पहले ये छापिए फिर आगे लिखेंगे। आपके पास एक एक चीज एक्सप्लेनेशन के साथ आ रही है। आप कभी भी नोट्स रिवाइज करेंगे सारी चीजें याद आ जाएंगी आपको। और अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाता है, बनाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि अपने को बेनिफिट होगा। ऊपर से रिएक्शन मैकेनिज्म में पेपर जितना बढ़िया बनाएगा यहीं पर बेनिफिट मिलेगा अपने को, क्योंकि एंथ्यूज वाले बड़ी मुश्किल से GOC तक संभाल पाते हैं। आप भी जानते हैं इस बात को। उनके लिए ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म EAR, FR, SR और फरार, बस उसके बाद वो फरार हो लेते हैं। लिखिए, नहीं मैंने भी पढ़ा है एंथ्यूज को। GOC तक तो उनको बोलते आगे बोलते रहते हैं, सर ऑर्गेनिक बहुत मजा आ रहा है, सर बढ़िया लग रहा है। और जैसे रिएक्शन चलने लगती है, मास्टर वही है, बच्चा बोरियत फील करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अल्फा एच काउंट करने वाला नहीं रहना दे, तो बैठे बैठे अल्फा एच काउंट करते रहते हैं। मास्टर बोलता है कितने अल्फा एच? 4। मेरे भी सही आ गए। कब काउंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काउंट कर लिए 4 आए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो खुशियां मनाते रहते बैठे बैठे कि चलो मेरे भी 4 आए थे। लिखिए इसके अंदर, इन SN1 लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन RDS। In SN1 living group departs in RDS. In SN1 living group departs in RDS. In RDS. Hence rate of reaction. Hence rate of reaction. Hence rate of reaction depends upon living group ability. Hence rate of reaction depends upon living group ability. Hence रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। हमने रीजन भी दे दिया कि क्यों डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट और आखिरी फैक्टर है कौन सा? टेम्परेचर। SN2 में भी मैंने आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को किस पर करवाना चाहिए? लो टेम्परेचर पर। क्लियर? तो लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस are carried out at low temperature. Substitution reaction carried out at low temperature.
कहां पर करवाई जाती हैं? लो टेम्परेचर पर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो SN1 का डायरेक्ट दुश्मन कौन है? E1, वो ज्यादा होने लग जाएगा। तो हमें यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। क्लियर? अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। पहले नॉर्मल रेट वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम चैप्टर एल्काइल हैलाइड में एंट्री ले जाएंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करना शुरू करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर चलेंगे, कोई लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, अभी भी जो SN1 दिया हुआ है, SN2 दिया एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ऐसा ही दिया है, उसको और भी डेप्थ मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्वेश्चन आ रहा है, कंपेयर द reactivity in SN1 reaction. Compare the reactivity in SN1 reaction. Compare the reactivity in SN1 reaction. कुछ क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं SN1 SN2 दोनों के ऊपर। पेपर के बाद आराम से उनको आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए, पहला ही क्वेश्चन है फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है भाई। एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग तरीके से दिया है एनसीईआरटी ने, बाकी आंसर बिल्कुल वही दिया है और सही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत भारी बुक है वो। मेरा नाम तो तुम कहीं अच्छी जगह लिख के जाओगे। वो मंडली उसको तो अलग से बताऊंगा मैं। 100% गलत ही सोचा होगा उन्होंने, अच्छा सोच ही नहीं सकते राक्षस। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जो बातें हम कह रहे थे वो बातें अब आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड वास्तव में ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वास्तव में कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं, समझना ना समझना आपके बस का है। आधे बोलते हैं कि नहीं समझेंगे ताई तू कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि इस बार हमें समझना ही नहीं, हम अगली साल समझेंगे। कुछ को तो यही दिक्कत है, सर नोट्स नहीं बनाने दे रहे हो आप बढ़िया से। मैं तो आया ही नोट्स बनाने के लिए था कि इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री की बनाऊंगा, अगले साल बायोलॉजी का बनाऊंगा। बताऊंगा मैं तेरे को राक्षस। लीजिए, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुके हैं। प्राइज मनी नहीं इनके लिए, पैसे तो तुम राक्षसों को किसी का लग गया नजर, मेरे गाड़ी का चार्जर ही गुम हो गया है। इस राक्षस की नजरें थी उसके ऊपर, इसके रूम की चेकिंग करनी पड़ेगी जाके एक दिन। उनके पास है ही नहीं, दूसरे ब्रांड की है उनके पास। चलिए, क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। वास्तव में बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपके रियलिटी में कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो बातें हम बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करके दिखाऊंगा मैं। बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सबसे पहले वाले के बारे में जवाब दे दीजिए, बताइए क्या रहेगा? 4 3 2, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आपने 4 फिर 3 फिर 1 और फिर 2 दिया है तो वो आंसर क्या है? गलत है। और ये बिल्कुल सही आंसर है। ये अपनी एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। 7 जेईई मेंस 2019 में आ चुका है क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं किया गया, यानी कि आंसर बिल्कुल परफेक्ट एनसीईआरटी का। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं इसको ब्रांचिंग से भी समझा सकता हूं और केटाइन की स्टेबिलिटी से भी समझा सकता हूं। नॉर्मली ऐसा होता है कि अल्फा कार्बन पर ब्रांचिंग के बढ़ने से ऑटोमेटिक अल्फा एच बढ़ जाते हैं। जैसे कि इसमें आप देखिए, ये कार्बन कौन सा कार्बन है हमारे सामने? अल्फा है कि नहीं है? बताइए, लिविंग ग्रुप हटेगा और क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसी में ही है। यस, बताइए कितने अल्फा एच हमारे सामने? 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने है कि नहीं है? चलिए इधर आ जाइए, ये देखिए अल्फा पर ब्रांचिंग है कि नहीं है? यस। उधर कितने ब्रांचिंग थे? कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे? 3। यहाँ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 2।
क्लियर, ब्रांचिंग कम हो गई है तो SN1 का रेट भी क्या होगा, कम। ऑटोमेटिक अल्फा एच कम हो गए होंगे। आप देखना कितने अल्फा एच, अगर अपन यहां पर केटाइन सोचे 3 और 2 5, कम हो गए कि नहीं हो गए? यस, ये केटाइन ज्यादा स्टेबल, ये केटाइन कम स्टेबल बनेगा, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहां पर रायता फैलता है, अल्फा पर ब्रांचिंग क्या है, सेम। प्राइमरी के केस में ध्यान रखना, प्राइमरी के केस में ये ध्यान रखना, अल्फा पर ब्रांचिंग क्या है, सेम। तो फिर आपको कहां देखना पड़ेगा, बीटा। और बीटा पर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा, और यहां पर ब्रांचिंग नहीं है, तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा निकल कर आएगी। इसकी रिएक्टिविटी क्या निकल कर आएगी, ज्यादा। पर्टिकुलरली आपको ये प्राइमरी के केस में ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन को तो विशेष कर ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी का है और आप जानते पूछेगा इस क्वेश्चन को, कब पूछेगा नहीं पता है। ऐसे ऑर्डर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछेगा जरूर। ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। बताइए क्या होगा, 1 2, देखिए 3 तो देगा ही नहीं, कंफर्म करते हो? यस, डबल बॉन्ड पर लगा हुआ हैलोजन लिस्ट रिएक्टिव निकलेगा। क्या निकलेगा, लिस्ट। उठा दी साइड में फेंक दीजिए इसको। अब देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में स्टार्टिंग में केटाइन अलग बनेंगे, लेकिन वो रीअरेंज होकर सेम बन जाएंगे। रीअरेंज होकर क्या बन जाएंगे, सेम। क्वेश्चन बहुत शानदार है। अगर यहां पर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने कार्बोकेटाइन बनेगा, और बनते ही कार्बोकेटाइन सीधा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है? क्या ये रीअरेंज करेगा? नहीं, रेजोनेंस करेगा। अबे रीअरेंजमेंट और रेजोनेंस अलग अलग होते हैं। कल वो पूछेगा कौन से SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट रीअरेंज होगा, तो आधी जनता इस पर टिक मार देगी कि सर ये देखिए ये हो गया। अबे ये रेजोनेंस होता है, ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहां पर जब आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा पहला। आप बताइए इसका पहला केटाइन ये है और उसका पहला केटाइन वो है, बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या वो रीअरेंज करेगा? और रीअरेंज करके क्या बनेगा, पहले कौन सा दिखाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। यस, अल्फा एच क्या हो जाएंगे, कम। इसमें कितने अल्फा एच थे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने अल्फा एच बचे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, बट स्टिल ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, रेजोनेंस। अब आप देखो रीअरेंजमेंट के बाद दोनों सेम बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन मैंने क्या बोला था, चाहे रीअरेंज होकर भगवान बन जाए हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट आरडीएस का पार्ट नहीं होता है। आरडीएस में पहले हमारे सामने डिसोसिएशन होता है, पहला केटाइन देखा जाता है हमेशा ही। क्लियर? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव निकलेगा फर्स्ट, देन सेकंड और थर्ड। थर्ड देने वाला ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला था बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हटके है थोड़ा सा क्वेश्चन। जो बातें अपन थ्योरेटिकल करते हैं ना उसको समझा दिया क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या है बताइए, सही ये तो होगा ही नहीं। सबसे पीछे कौन सा मिलेगा, फर्स्ट। वो है, ऐसा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन। कौन सा एलाइड है, विनाइल। विनाइलिक एलाइड है, डबल बॉन्ड पर एलोजन है, नहीं देगा ये SN1। चलिए यहां पर इसको हटाइए, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। यहां पर भी इसको हटाइए, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। यहां पर भी हटाइए, बताइए क्या यहां बैक बॉन्डिंग होगी? यस, बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग एक प्रकार का प्लस आर इफेक्ट होता है, कैसा होता है, प्लस आर।
बताइए क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी? यस, प्लस आर। क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी? यस, प्लस आर। लेकिन दोनों साइड से होगी। इसमें कितने प्लस आर वाले हैं? इसमें 2 प्लस आर वाले हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निकल कर आएगा? 4। उसके बाद इन दोनों में एक एक प्लस आर है, ये ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन। कौन बढ़िया करेगा बैक बॉन्डिंग? एक आर। उसमें कितने आर थे? 2, वो तो जीत गया। इन दोनों में इसकी ईएन ज्यादा, उसकी ईएन कम, कम ईएन बेटर प्लस आर इफेक्ट। तो फिर हमारे सामने कौन सा आ जाएगा? अगर अपन बात करना चाहें थर्ड, फिर कौन सा आ जाएगा? सेकंड, और सबसे पीछे कौन सा रहेगा? फोर्थ। है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़े। ये वाला साफ कर सकता हूं। देखिए ये पर्टिकुलर ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई अपने को। हालांकि एनसीईआरटी ने इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अजीब सी दी है, वो आंसर बिड़ाने के लिए है। रियल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दी है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 4। बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। कोशिश कर रहा हूं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और नीट में आने लायक हो ऐसे पूछे जाएं। देखिए मैंने लिखने में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं की है। सोच समझ कर लिखें, कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। कभी तुम अपने तरफ से ही कर दो। ये लीजिए क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। गलत नहीं करना, ऐसे सोचना कि ये फाइनल पेपर के अंदर मिले हुए क्वेश्चन है, एक ही बार में सही आंसर दो। तुम पहले आंसर गलत देते हो फिर ठीक कर लेते हो, और वही फिर पेपर के अंदर नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वहां पर केबीसी वाला सीन तो होता नहीं। बात करना चाहोगे किसी से आप? आगे मिलाई, ऑर्गेनिक वाले को मिलाई जरा, ये व्हाट्सअप कीजिए उसको एक क्वेश्चन। हाँ बता देंगे, बस तुम वहां से कॉल कर देना, फिर दोनों जेल में मिलेंगे आराम से। ये देखो हमने आपको पॉपुलर कर दिया है सर। क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मात्र चित्रकला की क्या है? प्रैक्टिस। जो केटायन हमने पहले पढ़े हुए हैं बिल्कुल वही स्टेबिलिटी ऑर्डर चल रहे हैं।
आंसर अभी भी नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा SN1 देगा ही नहीं, फर्स्ट में SN1 होगा ही नहीं, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा SN1 देगा ही नहीं, पहला, राक्षस गर्दन तोड़ दूंगा, बेंजाइल है ये, कैसा है, बेंजाइल क्लोराइड, ये है क्लोरोबेंजीन, एराइल हैलाइड, फर्क ही नहीं दिखाई देता है, एक सर एक दो कार्बन तो चलता आगे पीछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, 3 2, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1 तो SN1 देगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने हटा दिया ब्रिज एट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ब्रेड स्टूल को आप पानी पानी कर देंगे यहां पर। फिर नेक्स्ट आपसे सेकंड ऑप्शन में पूछा गया है कि सेकंड में SN1 का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कितने अल्फा एच के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा, कितने अल्फा एच के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा, केवल 3 अल्फा एच के साथ। क्लियर, क्या यहां पर ये वाले हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएंगे, अफसोस नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन किया तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, तो कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें जो केटायन बनेगा इंटरमीडिएट वो कितने अल्फा एच से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड होगा, तो केवल और केवल ये वाले जो हमारे सामने अल्फा एच है जो कि कितने हैं 3, ये काम के हैं, बाकी ये दोनों किसी काम के नहीं है। बहुत बढ़िया लेवल पर टोटोमेरिज्म में बातें हुई थी, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में सर आप नंबर 1 को तो सबसे पीछे रख दें, क्योंकि वो तो SN1 देगा ही नहीं। यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन बनाएंगे, एक बेंजीन के साथ रेजोनेंस, यहां पर 2 बेंजीन के साथ रेजोनेंस, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस, और ये तो मॉक्स की तरफ निकल चुका है, मोह माया को छोड़कर, ये तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में गिनती होती है ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। तो सबसे आगे कौन आएगा, नंबर 5, फिर कौन सा आएगा, नंबर 4, फिर कौन सा आएगा 3, फिर कौन सा आएगा 2। अब ध्यान से सुनना, एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को टफ बना सकता है, क्योंकि आप अभी भी क्या हो, बच्चे हो, चाहे कितने सालों से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। पता है इसको कैसे लिखेगा, इसको फिनाइल ग्रुप को लिख देगा PHCH2, फिर बच्चा बाहर आके बोलेगा कि सर बेंजीन कहां था इसमें, अबे फिनाइल को ही PH से लिखता है, ध्यान रखना। सर मैं तो समझ जाऊंगा, तो तेरे को सुलटाने के लिए क्वेश्चन बनाया भी नहीं है, तेरे लिए दूसरा बना रखा है उसने, धीरे धीरे क्यों सुलटाएगा, PH लिख सकता है, ध्यान रखना इसको, क्या रख सकता है, PH किस फॉर्म में लिख कर दे पता नहीं चलता है, तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है इस प्रकार से। PH का मतलब क्या होते हैं, फिनाइल, मतलब बेंजीन से एक एच हटाकर आपने वहां पर जोड़ रखा है, उसको फिनाइल ग्रुप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ईमानदारी से बताओ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड कितने लोगों ने लिखा, ईमानदारी से। तूने तो बोला है राक्षस, सामने बैठ के बोल रहा और हाथ नहीं उठा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जो है ना रेजोनेंस अभी भी दिमाग में सेट नहीं हुआ है। यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, किसका सुख मिलेगा, बैक बॉन्डिंग, और ये तो बना भी मत देना, ये वाले केटाइन जो आप बनाओगे फिनाइल विनाइल SN1 के इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा रहेगा थर्ड, फिर रहेगा फर्स्ट और फिर रहेगा सेकंड, है कि नहीं है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या ख्याल, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, कितने लोगों का आंसर आया है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अबे राक्षसों CPM ये नहीं वो है, ये है रायते के नसेम, इनको पता ही नहीं है, पढ़ा दिया फिर भी पता ही नहीं है। 3 मेंबर रिंग के सामने वाला कार्बोकेटाइन भयंकर स्टेबल होता है, तो ये तो 3 मेंबर रिंग के ऊपर बनेगा, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव निकलेगा, वो वाला। नेक्स्ट में बताइए, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड एरोमेटिक बनेगा। अगर तुमने यहां से Cl को हटा दिया तो क्या आ जाएगी इसके अंदर, एरोमेटिसिटी, बहुत गजब का स्टेबल कार्बोकेटाइन है, खतरनाक स्टेबिलिटी है इसकी, तो ये हमारे सामने क्या रहेगा, रेट। अभी ये बाकी क्या है, चित्रकला की प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एक साथ ही मिल जाएंगे कि SN1 का रेट कंपेयर कर दीजिए, कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस आते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, साफ बोलेगा आपको कि रिएक्शन SN1 से जा रही है, आप प्रोडक्ट्स बताइए, क्या बताइए, प्रोडक्ट्स। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि SN1 रिएक्शन के अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, क्लियर, इतना बोलना है। क्या SN1 में हमेशा ही रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, सर ऐसी पागलों जैसी बातें प्लीज मत कीजिए, वो तो डिपेंड करता है बने हुए प्रोडक्ट
एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं या नहीं, या रिटेंशन और इन्वर्जन हमेशा होता रहेगा, क्योंकि रिटेंशन और इन्वर्जन एक अलग ही चीज है। चलिए, नहीं उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको लगा कि मैंने बुलाया है। आगे नेक्स्ट लिखिए, गिव द प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। गिव द प्रोडक्ट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखते हैं कितनी बातें आपको चमकी हैं। हाँ, चार्जर देने आया था। तुम करवाओगे, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा मेरा बेड़ा गर्क कर जाओगे तुम। यहां पर है Br, यहां पर हमारे सामने है हाइड्रोजन। साहब बोल दिया रिएक्शन कौन सी करवानी है, SN1, तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास है नहीं। मेरे वाला बूढ़ा हो गया है, जंग लग गया है, सही कह रहा है। ये इसने जो बीच में इज्जत डाली है ना, तो बे बोलने वाला था ये, फिर इसको लगा नहीं नहीं सर खड़े, थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, तो फिर थोड़ा सा इज्जत दिया है। अलग लेवल के राक्षस है। चलिए सुलटाइए, क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ। आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं और यहीं से आपको SN1 रिएक्शन समझ में आएगी। साहब बोला उसने रिएक्शन कहां से जाने वाली है, SN1। आपको दिमाग तो लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन की यही स्टेटमेंट है कि SN1 के प्रोडक्ट्स बताइए। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों, टाइम नहीं अपने पास। सुलटा दीजिए, जल्दी से सुलटा दीजिए। आज लाइव बैठे हुए राक्षस देख तो रहे हैं, लाइव वालों की संख्या बढ़ गई है। माइक बंद कर दो, ये देखो कंपटीशन कम करो कैसे भी करके। वो उधर वाई वाले कह रहे थे उधर मत जाना सर, आप उधर मत जाना, निकल लो कल पटली गली से। तुमने बदला ले लिया कि एक्सचेंज तो करेंगे, अगर इसने उधर बर्बाद किया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हाँ मेरे को पता है। क्वेश्चन का आंसर मत देना तुम, बाकी सब चलेगा। क्वेश्चन का आंसर तो आप दोगे ना, आपके हिस्से की मजदूरी हम कैसे कर सकते हैं। बनाए जा रहे हैं वेज डैश, वेज बना रहे हैं, फिर काट के उसी को डैश बना रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि ये डैश है कि मैं डैश हूं। देखिए ये हमारे सामने क्या है, लिविंग ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, लिविंग ग्रुप जो है वो कायरलिडीज सेंटर के ऊपर जुड़ा हुआ है कि नहीं है। तो इस कायरलिडीज सेंटर पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होंगे। ध्यान से सुनना, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो लिविंग ग्रुप है ये हटता है विद बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और हमें अब कार्बोकेटाइन बनाना नहीं है, हमें पता चल चुका है कि ये केटाइन रीअरेंज वगैरह होने वाला नहीं है। क्लियर। तो यहीं पर अब कौन आएगा, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होता है, OH। क्लियर। तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 3, और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 4। 1 से 2, 2 से 3, S कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, S।
तो अब एस से एस भी बनना चाहिए और एस से आर भी बनना चाहिए, दैट्स ऑल। हमें पता है एस से एस वाला रिटेंशन वाला कम बनेगा, एस से आर वाला इन्वर्जन वाला ज्यादा बनेगा। क्लियर? तो हमसे कई बार ये पूछ लेता है कि बताइए ये SN1 का प्रोडक्ट है या नहीं है, तो एस से एस बनना भी SN1 का होगा और एस से आर बनना भी SN1 का होगा, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता था। अब वो पूरा खेल किसका खेलेगा? स्टीरियो का। और मैं आपको स्टीरियो में ढेर सारी बातें बता चुका हूं कि स्टीरियो में वो सबका क्या है? पापा। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश वहां पर ना करें। यहीं पर अगर हमारे सामने आ गया है तो ये होगा कौन सा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लिविंग ग्रुप की जगह एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल ने ले लिया है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट है। साथ में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर अगर ऐसा हो जाए, सॉलिड लाइन को एग्जैक्टली क्या रखा उसने? सेम, लेकिन वेज और डैश को बदल दिया है। वेज पर किसको ले आया है? एच को, और डैश पर किसको ले आया है? ओ एच को। तो ये वाला आपका आर बनकर आएगा। आप आर एस फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों बनेंगे। क्या इस रिएक्शन के अंदर रेसमाइजेशन होगा? यस। कई बार ये पूछता है कि बताइए कौन सी SN1 रिएक्शन के अंदर रेसमाइजेशन होगा? यस, इसके अंदर रेसमाइजेशन होगा, बट रेसमाइजेशन विल बी पार्शियल। रेसमाइजेशन विल बी पार्शियल, और पार्शियल का कारण क्या था? कॉन्टेक्ट आयन पेयर फॉर्मेशन। क्या था? कॉन्टेक्ट आयन पेयर फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताइए, जहां पर आपका जो आयोडीन है वो जुड़ा हुआ है, दैट इज लिविंग ग्रुप, क्या वो कायरलिटी सेंटर है? गौर से देखिए, क्या वो कायरलिटी सेंटर है? नहीं। तो रिटेंशन इन्वर्जन आरएस के मोहताज नहीं है। रिटेंशन और इन्वर्जन अभी भी होगा। आप देखना, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है? यस। गौर से देखना, इस एटम और इस एटम की वजह से जीआई है इसमें। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सिस। सिस से सिस बनना रिटेंशन, और सिस से ट्रांस बनना इन्वर्जन, दोनों बनेंगे यहां पर। बताइए SN1 होता कैसे है? आपका जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट करेगा विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा? कार्बोकेटाइन की। किसकी फॉर्मेशन करके चला जाएगा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। यहां पर ये आपको कौन दिखाई देगा? हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार से। ये बन चुका है कार्बोकेटाइन। और आप जानते हैं कार्बोकेटाइन के पास पी ऑर्बिटल की 2 लोब होती है। न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है। ETOH का मतलब तो समझते हो ना? इथाइल एल्कोहल। ये देखिए हमारे सामने होता है ETOH। आधे ज्यादा जनता इसी में परेशान होती होगी कि ये क्या लिख दिया इसने। इथाइल एल्कोहल को ही क्या लिखा जाता है? ETOH। क्लियर? इथाइल का क्या लिख दिया जाता है? ET। एल्कोहल का क्या लिखा हुआ है? OH। तो यहां पर आप बताइए दोनों साइड से अटैक कर सकता है ये? यस। SN1 के अंदर फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक दोनों फिजिबल होते हैं, बट बैक साइड अटैक मोर फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू फ्रंट साइड अटैक। तो यहां पर इस प्रकार से रहेगा। आप बताना ये प्रोडक्ट रिटेंशन वाला बनकर आया है या ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये इनवर्जन वाला बनकर आया है? बताइए ये प्रोडक्ट कौन सा बनकर आया है? सिस से कैसा बना है? सिस रिटेंशन। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, और बताइए कहां पर आ सकता है? OH सिर्फ, और ETOH कहां पर आ सकता है? डैश पर। OET ये हमारे सामने कहां पर आ सकता है? डैश पर। तो इस बार ये सिस से क्या बन गया है? ट्रांस। क्या बन गया है? सिस से हमारे सामने बनकर आया है ट्रांस। एंड ट्रांस का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन। ये देखिए, सिस से सिस रिटेंशन और सिस से ट्रांस इन्वर्जन। क्योंकि आप जानते हैं वेज पर भी आएगा, डैश पर भी आएगा। रिंग में तो फिक्स है, अगर आपका लिविंग ग्रुप वेज पर है तो SN1 के अंदर न्यूक्लियोफाइल वेज और डैश दोनों पर आएगा, क्योंकि यहां पर सॉलिड लाइन में खेल कभी भी नहीं खेल सकता वो। तो ये हमारे सामने बना हुआ है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला है और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाला है? ट्रांस। बताइए क्या इस रिएक्शन में भी रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हुए हैं? जी हाँ। इसलिए मैंने बोला था कि रिटेंशन इन्वर्जन आरएस के मोहताज नहीं है, हालांकि कायरलिटी सेंटर नहीं है। बताइए बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? डायास्टीरियोमर्स। बताइए क्या इस SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने पता क्या याद कर रखा है? SN1 रेसमाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन आता है, इन विच SN1 रिएक्शन रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस? पढ़े बिना ही मास्टर के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। सर SN1 में तो हमेशा रेसमाइजेशन होता है और पार्शियल भी होता है। उसने लगता है पता नहीं कितनी बड़ी बात बोल दी, मास्टर इंप्रेस हो जाएगा। हमेशा रेसमाइजेशन नहीं होता है, बने हुए प्रोडक्ट एनेंशियोमर हो तब रेसमाइजेशन होता है। क्लियर? चलिए, और अगर हुआ तो कैसा होगा? पार्शियल। तो यहां पर बने हुए प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इनको क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। SN1 करवाना है। रिएक्टेंट के अंदर कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2।
और जिस कायरलिटी सेंटर पर लिविंग ग्रुप है केवल उसी का कॉन्फ़िगरेशन बदलना चाहिए। जिस कायरलिटी सेंटर का कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। मैंने आपको कई दफा बताया है, टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट वन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन। अगर किसी कायरलिटी सेंटर का रिएक्शन में बॉन्ड नहीं टूटता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। ये एनसीईआरटी ने भी खूबसूरती के साथ लिखा है। उस एग्जांपल को भी लेंगे जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है अल्कोहल चैप्टर के अंदर। बहुत बढ़िया लेवल पर स्टूडियो समझाई है, आराम से सुन रहे हैं बैठे बैठे। अबे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ दोनों की जगह पर कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सबसे पहले इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 1, उसके बाद इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 2, उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 3 और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी 4। 1 से 2, 2 से 3 कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने क्या जाएगा आर। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर। डरने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले पर भी बता दीजिए जल्दी से। नीचे वाले पर उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? इस वाले कार्बन को 1, इसको क्या मिलेगी 2, इसको क्या मिलेगी 3 और इसको क्या मिलेगी 4। कहां से कहां जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3। कैसा आना चाहिए था? एस। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। कैसा आएगा? आर। तो ध्यान रहे इस कॉन्फ़िगरेशन पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेगा अलग तरीके से, लिखने दो कैसे भी, लेकिन आर से आर रहना चाहिए। वो आर से आर भी बनेगा और आर से एस भी बनेगा। क्लियर? अब क्लॉकवाइज मूवमेंट है क्या? हाँ, तो एस आ जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर सर कायरलिटी सेंटर हुआ ना तो फिर तो रेशमाइजेशन होगा ही होगा, कद्दू होगा रेशमाइजेशन। ऐसी बातें बोलना घातक सिद्ध हो सकती हैं। यहां पर नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ऊपर आर से आर बनकर आया होगा और नीचे वाला तो चेंज हो ही नहीं सकता है। और प्रोडक्ट क्या बन सकता है? ऊपर वाले में चेंज होगा, आर से आर बना दिया मतलब रिटेंशन, और एक बार आर से क्या बना देंगे? एस, मतलब वो क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा। यहां पर इस बार कैसा आ जाएगा? एस। बताइए बने हुए प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है? क्या है? डायस्टीरियोमर। ये देखो कायरलिटी सेंटर है फिर भी रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना। तो ऐसी बेवकूफों वाली बातें मत किया करो। कुछ लोग बाहर आके बोल जाते हैं कान में चुपके से, सर कायरलिटी होता तो बनता ना रेसिमिक, क्यों बनता? एक ही बात है रेसिमिक का, फाउंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी एन एंटियोमर ऑफ ईच अदर, दैट्स ऑल। और दूसरी लाइन नहीं है मेरे पास। तो यहां पर एक दूसरे के बने हुए प्रोडक्ट क्या है? डायस्टीरियोमर्स है, और डायस्टीरियोमर से रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये आपने SN1 के फैक्टर्स अफेक्टिंग देखी। SN1 जो रिएक्शंस होता है उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे चैप्टर हेलो एल्केन्स में आने वाली केमिकल रिएक्शंस का। कुछ पार्ट तो हमने हेलो एल्केन्स यानी कि एल्काइल हैलाइड को कवर कर लिया SN1 और SN2 के थ्रू। कुछ उनकी केमिकल रिएक्शंस हैं, और यकीन मानिए एनसीईआरटी से बेहतरीन किसी बुक ने नहीं लिखा है, किसी भी बुक ने नहीं लिखा है जितना बेहतरीन एल्काइल हैलाइड चैप्टर को किसने लिखा है? एनसीईआरटी। कुछ जगह पर उससे मिस्टेक हो गई, कुछ जगह पर मिस्टेक क्या बोलूं, ब्लंडर कर दिया उसने। लेकिन एनसीईआरटी सही भी सही है और गलत भी सही है। वो अलग बात है आपने जीवन भर उसको पढ़ा है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कहां पर है एनसीईआरटी में मिस्टेक। लेकिन एनसीईआरटी से पंगा लेना ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं एनसीईआरटी में लिखा है तो बात मान ही लेगा, किसी अच्छे एग्जामिनर ने पेपर बना दिया तो बोलेगा गलत है, मैं नहीं मानूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आएंगे अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। पहले तो भाई लोगों दिल से इस बात को समझिए, तुम्हारे दिमाग में ना फर्क नहीं पड़ता है, हैलोजन का मतलब हैलाइड होता है। तुम्हें एल्काइल, एराइल, विनाइल में कद्दू फर्क नजर नहीं आता है। क्लियर? एल्काइल अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, एराइल अलग की तरह बिहेव करता है, दोनों के केमिकल रिएक्शंस अलग अलग है। यहां पर लिखा जरूर गया है एल्काइल हैलाइड, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर तुमने गलती की तो गर्दन टूट सकती है। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो जो आपका हैलोजन है वो किस कार्बन पर जुड़ा होता है? sp3, दैट्स ऑल। किस पर जुड़ा होता है? sp3। जैसे वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया जाता है कि एराइल। एल्काइल राक्षसो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बस रेडिकल बना बना के खेल खेलते रहते हैं। आधे ज्यादा जनता एराइल में भी करवा देता है। एल्काइल में वुड्स होती है, एराइल में फिटिग होती है, और एल्काइल और एराइल दोनों आ जाए वुड्स फिटिग होती है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, अपने को पता भी
नहीं होता है। देखिए ये आपका कौन है, हेलोजन लिविंग ग्रुप। कौन है, हेलोजन लिविंग ग्रुप। अगर हेलोजन sp3 कार्बन पर है तो एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। हम केवल उन्हीं की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अभी, डबल बॉन्ड वालों को हम अलग से डिस्कस करेंगे, दैट इज एराइल हैलाइड चैप्टर इसके जस्ट बाद आएगा। पूरा एनसीईआरटी कवर होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जितना बेहतरीन एनसीईआरटी ने लिखा है किसी भी बुक ने नहीं लिखा है, कि अगर कोई लिविंग ग्रुप है, ध्यान से सुनना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब आ रही हैं। अभी तक आपने आधी अधूरी बातें पढ़ी हैं। अगर मान लीजिए कोई लिविंग ग्रुप है, आप बताइए हेलोजन लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? है। अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो उस लिविंग ग्रुप को दो तरीके से हटाया जा सकता है। कितने तरीके से हटाया जा सकता है? दो तरीके से। या तो वो हटेगा सब्स्टिट्यूशन से। किससे हटेगा? सब्स्टिट्यूशन से। या फिर वो हटेगा एलिमिनेशन से। किससे हटेगा? एलिमिनेशन से। आप देख सकते हैं आपका हेलोजन sp3 कार्बन पर है। अब हम इसको दो तरीके से हटा सकते हैं। कितने तरीके से हटा सकते हैं? दो तरीके से। मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी है? न्यूक्लियोफाइल। जब वो कई बार क्या करता है, रिएक्शन के प्रोडक्ट दे देता है। क्या दे देता है? प्रोडक्ट। और आपसे पूछता है कि बताइए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। आप देखिए हेलोजन की जगह किसने ले ली है? न्यूक्लियोफाइल ने। हेलोजन की जगह किसने ले ली है? न्यूक्लियोफाइल ने। इट इज 100% सब्स्टिट्यूशन। इट इज 100% सब्स्टिट्यूशन। और आपका लिविंग ग्रुप कैसे कार्बन पर था? sp3 पर। तो या तो ये SN1 रहा होगा या SN2 रहा होगा, हमें नहीं पता, दोनों में से कोई एक था। ये दोनों में से कोई एक था। अगर sp3 कार्बन पर लिविंग ग्रुप को हटाया गया है तो या तो वह SN1 से हटा होगा या SN2 से हटा होगा। इसी प्रकार से कई बार इसको हम इस प्रकार से हटा देते हैं, बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है बेटा उसे अल्फा बोलते हैं। और अल्फा के बाजू वाला कौन सा होता है? बीटा। अल्फा के बाजू वाला कौन सा होता है? बीटा। अल्फा से हटा दिया जाए हेलोजन और बीटा से हटा दिया जाए हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आ जाता है। एंड दिस इज एलिमिनेशन। ये हमारे सामने क्या है? एलिमिनेशन। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एल्काइल हैलाइड ने एलिमिनेशन दिया तो एलिमिनेशन भी या तो वो किससे देगा? E1 से, या फिर किससे देगा? E2 से। सब्स्टिट्यूशन के जस्ट बाद हम क्या शुरू करेंगे? एलिमिनेशन। तो ये दो तरीके से लिविंग ग्रुप यहां से हट सकता है, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर सब्स्टिट्यूशन से हटा तो हम बिल्कुल बोल देंगे या तो SN1 से हटा होगा या SN2 से। लेकिन सर मेरा डाउट अभी भी वही है, कब SN1 कब SN2? अगर मुझे ये पता चल गया SN1 करवाना है तो मैं करवा दूंगा, मुझे ये पता चल गया SN2 करवाना है तो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कब SN1 और कब SN2? ये आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद आएगा पहली रिएक्शन, इसकी पढ़ेंगे हम उसके बाद। देखिए ये तो हर स्टैंडर्ड बुक ने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने उससे भी एक कदम आगे एक्सप्लेन किया है। क्या हो गया? हाँ देखिए एनसीईआरटी ने बोला कि सबसे पहली रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड की होती है दैट इज रिएक्शन विद मेटल। खतरनाक लिखा है भाई, रिएक्शन विद मेटल, कि एक इनकी रिएक्शन किसके साथ रहेगी? मेटल के साथ रहेगी, रिएक्शन विद मेटल। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो रहेंगी इनकी कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रहेंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहेंगी। कई बार इतना सा क्वेश्चन आ जाता है कि एल्काइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया, बताइए किसके थ्रू दिखाएगा? एल्काइल हैलाइड या तो SN1 या SN2, दोनों दिखा सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जो आपका हेलोजन है वो sp3 कार्बन पर है, और सेम टू सेम ईथर में रहेगा, सेम टू सेम अल्कोहल में रहेगा। आने वाले 6 से 7 दिन तक बातें नहीं बदलेंगी, केवल लिविंग ग्रुप बदलेगा, रिएक्शन एंटायरली सेम पैटर्न पर चलने वाली है। और तीसरी रिएक्शन इनकी हमारे सामने कौन सी होती है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में उसने लिख दिया यू विल स्टडी इन हायर क्लासेज, मतलब अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो BSc MSc आप करेंगे तो आप वहां पढ़ लेना, और अगर आपको नीट क्रैक करना है तो यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेशन के क्वेश्चन नीट तो पूछता है। तो ये हमारे सामने इनकी बेसिकली 3 रिएक्शन है, उनमें से 2 रिएक्शन अभी हाथों हाथ डिस्कस कर देंगे अपन। कौन सी? रिएक्शन विद मेटल एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन को अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत कम लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, वो अपन समेट लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से सुलटाइए यहां तक। मिस्टेक कहां है एनसीईआरटी में, कोई पहचान सकता है? गलती नहीं है, ब्लंडर है। हाँ, वुड्स रिएक्शन में नहीं है। अबे राक्षसो E1 E2 ठीक से लिखो बे, मैंने कैसे लिखा है? पुरानी यादों में खोए हुए हैं। E1
E2, कुछ लोग SN1, SN2। तो पहले लिखना तो ठीक से देखो, जब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, जब आपको लिखना ही नहीं आता है, तो सब्जेक्ट पढ़ोगे पढ़ाओगे कैसे भाई? जिसको सब्जेक्ट आता है उसको पता चलना चाहिए पहले से कि लिखा कैसे जाता है। अगर कोई तुम्हारा नाम गलत लिख दे या तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस कर दे और 2-3 बार कर दे, तो तुम उसको जूतों से पीट दो कि भाई क्या तो बोल मत, और बोलना है तो ठीक से बोला कर। और साउथ में दिक्कत ज्यादा आती है, कोई अन्ना नहीं होता है, उधर जाते एक बात बोलते रहते हैं, अन्ना अन्ना। अपने से छोटे को भी अन्ना, बड़े को भी अन्ना, बाप की उम्र को भी अन्ना। मैं गया हूं 2016 में, गया था, मेरे को ने 2016 में भेजा था मैसूर, कर्नाटका में। एलन का सेंटर ओपन हुआ था, वहां पर मैं गया था। मेरे को भेज दिया बहुत चढ़ा बढ़ा के कि सर हमारा सेंटर ओपन हुआ है, आप जैसे जुझारू टीचर्स की वहां सख्त जरूरत है। तारीफ, और वो दूसरा कर दे, खुद तो मैं करता ही रहता हूं। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं चला गया, वहां से पहली बार उतरा, उतरते ही दो दिक्कत। पहली, वो इंग्लिश नहीं जानते और हिंदी उनको आती नहीं। मैं ले देकर थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेता हूँ और थोड़ी सी हिंदी बोल लेता हूँ, उनको दोनों ही नहीं आते। वो तो ठीक है, जो टीचर लोग पहले थे उनको फोन किया कि भाई आना कैसे है, तो लोकेशन भेज दी मैंने, बस मैं ऐसे इधर इधर करके पहुंच गया। अब वो क्लास लेने चले गए, उनकी थी 1-2, मेरी कौन सी थी 4, कि हम क्लास लेने जा रहे हैं, आप नाश्ता करके इंस्टीट्यूट पहुंच जाना, आपको मैंने डायरेक्शन भेज दी गूगल पे। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। कहाँ करना नाश्ता? बोलो बाजू में नीचे इडली वाला है, वहां खा लेना। मैं चला गया, मैंने बोला उसको इडली, अब इडली तो समझ गया, इडली बोलते हैं, डाल दी उसने। मैंने 2 खाया, खाने के बाद बस 2 ही खाए गए मेरे को। मैंने पूछा भैया कितना हुआ, समझ नहीं आया उसको। मैंने बोला हाउ मच, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। तो मैंने ऐसे बोला कि, उसने धड़ाक से उसने 2 और रख दी। मैंने कहा आज बुरा फंसा भाई। फिर मैंने क्या किया, पॉकेट से पैसे निकाले 10-10 के और उसकी टेबल पे रख दिए। तो उसने 40 रुपए निकाल लिए। मेरे को तो उस दिन समझ में आया एक इडली कितने की है, 10 की। पहले मैं उसको 20 रुपए देता, फिर वो 2 इडली देता, मैं आगे निकल लेता। ऐसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप भी कभी जाएंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए एंटरटेन हो गया है, वापस लौट के आते हैं। अकेले जाओ बेटा। लिखिए रिएक्शन विद मेटल, आते हैं रिएक्शन विद मेटल पर लौट कर। रिएक्शन विद मेटल, पहला हमारे सामने आता है रिएक्शन विद मेटल। देखिए कुछ मेटल्स जो हैं वो ओसी में भी और आईओसी में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती है, उनके बीच में वहां पर भी डायगोनल रिलेशनशिप रहता है और यहां पर भी रहता है। और वो दोनों फेमस कौन सी हैं? लिथियम और एमजी। आपने आईओसी में भी पढ़ा होगा कि इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इनके बीच में क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है। यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम मामला चलने वाला है। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं एमजी को। किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? एमजी को। ये जब भी आरएक्स के साथ भिड़ेंगी क्या बना लेंगी? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बना लेंगी? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये अपना बनाती है। भाई ध्यान रखना, आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा जानते होंगे क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया है। तो ये क्या बनाएंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाती है, दोनों ही मेटल Li और Mg दोनों। लेकिन सोडियम ऐसा नहीं करता है। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा यहां पर, जो आपके दुख दर्द है ऑर्गेनिक के आगे तक के दूर हो जाएंगे, जो आप आगे रट के बैठते थे। पहले इन दोनों मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। क्लियर? मान लीजिए आपके सामने दिया RX। RX का मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं Mg के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? Mg के साथ। तो रिएक्शन करवाई जाती है बेटा ड्राई ईथर के अंदर। किसके अंदर रिएक्शन करवाई जाती है? ड्राई ईथर। पहले मैं ये बताता हूं ये क्या लिखा हुआ है। ये हमने लिखा हुआ है डाई इथाइल ईथर। क्या लिखा हुआ है? डाई इथाइल ईथर। क्योंकि आप इनमें फैलने वाले हैं। वो कुछ नहीं करेगा, बस नाम लिख कर देगा और तुम अपने आप साफ हो जाओगे। उसे क्वेश्चन बनाना है टफ, तो तुम खुद ही बना दोगे उस क्वेश्चन को। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो वो ऑटोमेटिक 10 से 15% टफ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। यहां पर अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो ये सबसे पहले जिसने बताया था उसका नाम था विक्टर गिरनार्ड। क्या था? विक्टर गिरनार्ड। 1900 के आसपास की बात है भाई, 1900 के आसपास की बात है। और वो पहले मैथ का स्टूडेंट था, बाद में केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ। देखिए
मैथ वाले केमिस्ट्री ले लेते हैं, इंटरेस्ट बन जाता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कॉमर्स वाले भी केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, मार्कोनिकोव, मार्कोनिको जो था वो क्या था, कॉमर्स का स्टूडेंट था, और उसने बाद में केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी किया, प्रोफेसर भी रहा और वाइस चांसलर भी रहा यूनिवर्सिटी के अंदर। आप देखिए कितना दिलचस्प सब्जेक्ट है, और हमारे केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो होता है सर, दूसरे को अच्छा लगता ही है, बाद में तो उसको कैसा फील हुआ होगा वही जानता है। तो देखिए ये सबसे पहले किसने बताया था, मैं लौट के आते वापस, विक्टर गिरगनार्ड ने बताया था 1900 के आसपास। जब आप आरएक्स की रिएक्शन एमजी के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म है इसके बनने का, लेकिन हम उस मैकेनिज्म तक नहीं जाएंगे, काम का नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। हमें बना देना है RMgX, यानी कि Mg का जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है वो RMgX होता है। सबसे पहले इसमें RX की हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिएक्टिविटी की। और इसका रिएक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, जो एल्काइल हैलाइड्स का SN1 SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है एग्जैक्टली वही यहां पर हमारे सामने आता है। बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आएगा, RI। उसके बाद कौन आ जाएगा हमारे सामने, RBr। फिर आ जाएगा कौन, RCl। और फिर कौन आ जाएगा, RF। हम RF का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर, चलिए तो ये हमारे सामने बनता है। दूसरा, इसका नाम हमें लिखना आना चाहिए। R एल्काइल ग्रुप होता है तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये बोलते हैं। भाई ये नाम दे देना तो आधी से ज्यादा जनता क्या हो जाए, साफ हो जाए। ऐसे लिखता है, वेल व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड इन ड्राई ईथर द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज, जनता साफ है। आधी से ज्यादा जनता से आपका मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं बनकर आएगा, किसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। लेकिन अगर वो लिख दे गिरगिनार्ड रिएजेंट को तो सब जुगाड़ से निकाल ले जाएंगे, लेकिन ना लिखे तो सुलट जाएंगे। नाम पर ध्यान देना। एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर रखता है जिसमें वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, इसका इस्तेमाल करता है, लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा गिरगिनार्ड रिएजेंट के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक चीज को। यहां पर कार्बन और जो मेटल Mg के बीच में बॉन्ड होता है बेटा, ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये हमारे सामने होता है। दूसरी बात, जो हैलोजन और Mg के बीच में होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। वो कैसा बॉन्ड होता है, आयोनिक। तो यहां पर ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जब भी रिएक्शन करेगा कहां से अटैक करेगा, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा। किससे अटैक करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा। पहले भी बता चुका हूं, इससे सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा दिखता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा दिखता है जैसे रिएक्शन किसने किया हो, R- ने। किसने किया हो, R- ने। तो हम इससे जुगाड़ से R- चुरा लेंगे। क्या चुरा लेंगे, R-। लेकिन हमें पता होना चाहिए इट्स ए सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या है, जुगाड़। और अभी से तुम्हें एनायन की रिएक्शंस पता होनी चाहिए, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बताइए पहला एनायन का रिएक्शन क्या होता है, डी प्रोटोनेशन। कौन सा होता है, डी प्रोटोनेशन हमारे सामने रहेगा। सबसे पहले ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डी प्रोटोनेट। दूसरा बताइए, एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। बेटा ये बहुत काम की चीज है, क्या है, बहुत ही काम की चीज है। पोलर पाई बॉन्ड कौन कौन से हमारे सिलेबस के, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे सिलेबस के पोलर पाई बॉन्ड है। और तीसरी रिएक्शन, या तो ये क्या करेगा, SN2, या फिर क्या करेगा, E2, यानी कि या तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या बेस बनेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या बेस बनेगा। ये किसी भी एनायन की फिक्स रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन ये गिरगिनार्ड रिएजेंट भी देता है। बिल्कुल ऐसे रिएक्शन करता है जैसे कि रिएक्शन किसने की हो, R- ने। जैसे कि रिएक्शन किसने की हो, R- ने। चलिए ये तो पहला हमारे सामने हो गया, इसका नाम होता है गिरगिनार्ड रिएजेंट। क्या नाम होता है, गिरगिनार्ड रिएजेंट के नाम से इसको जानते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए हमारे सामने RX दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, RX। अगर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी है, लिथियम के साथ। जब भी आप मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्वेंट के तौर पर आप किसको लेंगे, ड्राई ईथर को। क्यों लेंगे सर, मैं बताऊंगा। हालांकि आपने वुड्स रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया है, ट्राई ईथर लिखते रहते हैं बार बार, उसका भी रीजन दूंगा, सारी चीजें आएंगी। यहां पर जब Li के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Li अपना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लेता है, Li अपना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल लिथियम। क्या बोलते हैं, एल्काइल लिथियम के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एल्काइल लिथियम।
ये दोनों तो बनाते हैं अपने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बाकी मेटल्स जो आएंगी वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। जैसे सोडियम रेडिकल बना देता है, सोडियम क्या बना देता है? रेडिकल। एजी रेडिकल बना देता है, कॉपर रेडिकल बना देता है। मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल वैसा ही कुछ होने वाला है। कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए, जैसे R2CuLi, ये किसका होता है? R2CuLi ये किसका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? कॉपर का है या लिथियम का है? ये कॉपर का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और इसे हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी अपने काम आएगा। फिर हमारे सामने आता है कौन? CdR2, इसका भी काम हमारे सामने रहेगा। इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। क्लियर? इसका कोई नाम नहीं है। फिर हमारे सामने आता है ZnR2। क्या आता है? ZnR2। हालांकि इसका कोई इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। लेकिन एनसीईआरटी ने इसका कहीं कोई डिस्कशन नहीं किया है। यस, इन दोनों का डिस्कशन बहुत खतरनाक लेवल पर किया है, वो भी बिना एक्सप्लेनेशन के किया है। प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल में लेकर गया, बहुत भयंकर, जहां भारी भारी एक्सप्लेनेशन है ना, एनसीईआरटी ने वो सारी बातें एरो पर लिखी है। सारी बातें, ये उसकी खास बात है। मतलब किसी कंजूस से लिखवाई गई कि भाई कम से कम पेज में छाप दे भारी भारी बातें। उसने छाप दिया, कई बार तो लिखा है नहीं, एरो पर ही लिख दिया। डेल्टा H+, OH-, क्या सामने वाला जाने, या तो उसको समझ में आ जाएगा या किस दिन मैं समझा दूंगा। तो ये तो पहला हमने देखा है रिएक्शन विद मेटल। ये कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं जो इनके अलावा है। ये कैसे बनते हैं टाइम आने पर मैं बात करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप इनके बारे में पहले से भी जानते हैं। गिलमान्स रिएजेंट का इस्तेमाल किसने किया था? कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस। दोनों अलग अलग केमिस्ट थे, दोनों अलग अलग केमिस्ट थे, और दोनों अलग अलग जगह पर रिसर्च कर रहे थे। एक MIT के अंदर रिसर्च वर्क कर रहा था और दूसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन दोनों ने सेम बात सेम टाइम पर बता दी। दोनों ने सेम बात सेम टाइम के ऊपर बता दी, इसीलिए कोरे हाउस के नाम से उस रिएक्शन को जाना जाता है। ऐसा मत सोच लेना कि कोरे ने वो रिएक्शन अपने घर पे करवाई थी। सरनेम हाउस क्या है? सरनेम, क्योंकि कुछ कुछ भी बोलने लगते हैं। सुलटा दिया है क्या? इसमें भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम टू सेम रहेगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम टू सेम रहेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव Ri, फिर कौन रहेगा? RBr, फिर RCl, और फिर RF। याद रहे, RF का इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट तो बना के देगा ना अपने को, बिल्कुल। रिलेशन तो बात, हाँ, किसे मैच करना रिलेशन? हाँ, हमें तो बनाना ही नहीं, हमें तो बना के देगा कि भाई SN1 का प्रोडक्ट है कि नहीं है, पहचानिए, खत्म। हमें तो ये पता होना चाहिए SN1 रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। तो आधी मेहनत तो होती नहीं। लगता है स्टार्टिंग में कि आसान है यार, देखो पहले सब्जेक्टिव पेपर देते थे, अब आंसर रहेंगे 4 में से पहचानना है, और शायद मेरे पास सुपर पावर है कि मैं 4 में से 1 को तो पहचान ही लूंगा। 2-3 साल बाद लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ने से काम चलेगा। सुलटा दिया है क्या? चलिए पहले इन पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे तो मेटल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं। मान लीजिए रिएक्शन करवाई गई है CH3Br की, किसके साथ? Mg के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई है, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। फिर रिएक्शन हमारे सामने इथाइल क्लोराइड की करवाई गई है, किसके साथ? लिथियम के साथ। आप जानते हैं ना, ये दोनों ही मेटल क्या बना लेती हैं? अपना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये दोनों ही मेटल्स अपना क्या बना लेती हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मेरे को इंटरेस्ट उनके नाम में है कि उनका नाम लिखो आप, दोनों के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो बनकर आएंगे उनके नाम क्या रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ऐसा पूछता है, व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद ड्राई आइस फॉलोड बाय एसिड वर्क द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज। 90% जनता साफ हो जाएगी इसमें। आधो ज्यादा को ये नहीं पता मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है क्या, आधी ज्यादा जनता को ड्राई आइस का नहीं पता चलेगा। पता लग गया तो ये नहीं पता चलेगा रिएक्शन क्या होना है। फिर फॉलोड बाय एसिड वर्क क्यों लिखा है उसने? और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में दिया हुआ है, बस उसी को ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा वो। तो ऑर्गेनिक में तो बस अपने आप तक बन जाती बात है अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दे तो।
बताइए क्या बनकर आएगा? Mg इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। यस, ये हमारे सामने बन जाएगा। नाम बताइए, मेरा दिलचस्पी नाम में है। ये हमारे सामने बनेगा मिथाइल। क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम। क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, तो ये बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इधर बताइए, लिथियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? RLI। और Mg का RMgx। याद कर लो, सीधी बात है। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा CH3CH2 और क्या बनेगा? Li। क्लियर? बताइए क्या नाम रहेगा इसका? इथाइल लिथियम। क्या रहने वाला है? इथाइल लिथियम। अगर आपने जिंदगी में कभी भी इसको लिखा है तो गलत हो ही नहीं सकता। और पता क्या करते हैं? RMgx RMgx RLI लिखते रहते हैं, नाम कभी जिंदगी में लिखते नहीं। वो नाम लिखता हम फैल जाते हैं। अगर आपको पूछ ले कोई कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, किसकी बात की जाती है? रिएक्टिविटी। तो देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है आपके मेटल कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम क्या करते रहते हो? हर जगह से R माइनस और सोचते हो हर कोई एक जैसी रिएक्शन देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की भी अपनी रिएक्टिविटी होती है। और ये रिएक्टिविटी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है मेटल, जो वहां पर क्या बनाकर रखा है? बॉन्ड बनाकर रखा है। ऑर्गेनोमेटालिक में जो कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड है ना, वो डिसाइड करता है। मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। बताइए, Li और Mg में से किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है? Li का। पूरी IOC पढ़ चुके हो तुम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन निकल कर आता है? RLi, भयंकर रिएक्टिव है। उसके बाद हमारे सामने कौन आता है? RMgx। और फिर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है R2CuLi। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। हालांकि देखना, ये और ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये कीटोन के साथ रिएक्शन करने से मना कर जाएगा। ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ऐसा नहीं हर जगह से आने वाला R- एक जैसा होगा, क्योंकि R- तो ये देते ही नहीं है। R- तो क्या है? जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ है। क्लियर? चलिए, ये पहले तरीके की मेटल्स हमारे सामने। दूसरे तरीके के मेटल्स, अब मैं आपको कुछ जुगाड़ से बताने वाला हूं। मैं साफ बोल रहा हूं, ये क्या है? जुगाड़। इससे आपके आने वाले एनसीईआरटी और नीट के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि इन मेटल्स का जैसे जैसे एनसीईआरटी ने जहां जहां पर इस्तेमाल किया है वो मुझे पता है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, मेटल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं समझने के लिए। एक वो मेटल जिनसे हमें बना लेना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लियर? एक तो कौन है? Mg। एक तो कौन है? Mg। और दूसरा कौन है? लिथियम। और दूसरी मेटल्स वो हैं जिनको X दिखाई दे जाए, X हटा रेडिकल बना, X हटा रेडिकल बना। उसमें हमारे सामने आता है सबसे पहले सोडियम। कौन आता है? सोडियम। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें Ag, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें कॉपर, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें Zn। भले ही वो बनाते हो नहीं बनाते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं वो क्या है? जुगाड़। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके लेवल पर यह जुगाड़ कभी भी फेल नहीं होगा। आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनाकर चला जाएगा। यानी कि अगर RX दिया हुआ है और ये मेटल दे देता है, आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना देना है। Mg का RMgx होता है, Li का RLi होता है। लेकिन ये दे देता है X हटा रेडिकल बना, X हटा रेडिकल बना। आप देखना, जिन चीजों को आप रटते थे ना, आज वो आपको मैं बड़ी आसानी से बताकर जाऊंगा। ध्यान से सुनना, अभी आप बातें आगे चल रही हैं। मान लीजिए ये RX है। RX बोले तो क्या है हमारे सामने? एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड। अगर यहां पर हमारे सामने रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है? सोडियम के साथ। क्या लिया जाता है इसमें भी? ड्राई ईथर। सर ये आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दी ड्राई ईथर की, क्यों? मैं बताऊंगा टाइम आने पर। इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। देखिए, अगर आप पहचान गए हैं ये वुड्स रिएक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पहचान में नहीं आएगी, यकीन मानिए। आप अपने रिएजेंट को याद करो, करना भी है तो रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, सोडियम, Ag, कॉपर, Zn, मैंने क्या बताया आपको? X हटा रेडिकल बना। तो यहां पर पता है R बनकर आ जाएगा, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इसके 2 मोल लगते हैं, वैसे बैलेंसिंग हमसे पूछता नहीं है। और यहां पर बन जाएगा NaX। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। टाइम आने पर बताऊंगा इसका इंटरमीडिएट क्या होता है। रेडिकल भी होता है और एनायन भी होता है, दोनों बनते हैं इसमें। टाइम आने पर बताऊंगा। अभी कैसे हुई होगी रिएक्शन देखना। आपने क्या बोला? सर R हटा दे,
सॉरी एक्स हटा दे क्या बना दे, रेडिकल बना दिया, बिल्कुल सही है। बताओ अकेला रेडिकल किसी काम का है, नहीं है। रेडिकल लाइक्स रेडिकल, रेडिकल को रेडिकल ही पसंद है, रेडिकल को रेडिकल ही पसंद है। केटायन को कौन पसंद होता है, एनायन, और एनायन को कौन पसंद होता है, केटायन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, केटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन दे सकता है, एनायन, और एनायन को इलेक्ट्रॉन देने कौन ले सकता है, केटायन। लेकिन रेडिकल रेडिकल को पसंद करता है, रेडिकल किसको पसंद करता है, रेडिकल को, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी उसके काम का है। रेडिकल के काम का एनायन नहीं है, रेडिकल के काम का केटायन भी नहीं है, रेडिकल के काम का कौन है, रेडिकल। तो बताइए जब दो रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, डाइमराइजेशन, आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। अगर इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया तो बताइए आर आर बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारे सामने बनकर आ जाता है एल्केन। क्या बनकर आ जाता है, एल्केन। ध्यान से सुनते रहेंगे अभी। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स, ये हटा दूं क्या, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स। भले ही आपको बताया ना गया हो उसके बावजूद भी आप इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, हैंडल। देखिए अभी तो मैंने वुड्स का मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ाया है। मान लीजिए अगर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, डी क्या है, ड्राई ईथर, क्या आप प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, यस। आपने बोला है सर एक्स हटा रेडिकल बना, सोडियम के केस में, एजी के केस में, कॉपर के केस में, जर्न के केस में, एक्स हटा ले और क्या बना ले, रेडिकल। तो ये हमारे सामने बन जाएगा, यस ये रेडिकल बनेगा, बिल्कुल। बताइए अकेला रेडिकल किसी काम का है, नहीं। दूसरे मॉलिक्यूल से भी ऐसा रेडिकल बनेगा, यस। दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने, इथेन। क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने, इथेन, दैट्स ऑल। मुझे याद भी नहीं आएगा वुड्स रिएक्शन, और मुझे याद भी नहीं करना ये वुड्स है, सॉरी। क्या बनकर आएगा, ब्यूटेन। अब सुनना ध्यान से सुनते रहना। CHX3 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, CHX3, इसको बोलते हैं बेटा हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। बहुत परेशान करता है ये हेलोफॉर्म। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एजी के साथ, रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, एजी के साथ, तो यहां पर बनता है एसिटाइलिन। क्या बनता है, एसिटाइलिन। एक मास्टर बोलता है याद कर ले, बच्चे के मुंह जूते जैसे हो जाते हैं। एक बोलता है याद नहीं करना है, मैं जुगाड़ बताता हूं इसका। अबे जुगाड़ भी तो याद ही करना पड़ेगा वो, क्यों। देखिए आप कैसे इसको करते हैं, तब बच्चा एकदम खुश होकर जाता है हॉस्टल में तारीफ करता हुआ, आज हमारे वाले सर ने जुगाड़ बता दिया है। क्या बता दिया है, जुगाड़, कि इसको ऐसे लिख बेटा, टोटल टाइम वेस्ट करवाया है तेरा। फाइनली तेरे को पता है डब्बे में कौन कौन लेने हैं, ये डब्बा तूने बनाया और डब्बा तेरे को याद होना चाहिए, और याद होना चाहिए तो फिर इस डब्बा के बनाने की जरूरत क्या, सीधा याद कर ले एसिटाइलिन बनेगा, कम से कम टाइम तो बच जाएगा तेरा। लेकिन ये डब्बा तेरे को टाइम पे याद नहीं आएगा, ये तू रिवीजन करेगा, नोटबुक खोलेगा ना ऑर्गेनिक में ऐसा लगेगा सब आता है, बंद होते हैं ऐसा लगता है कुछ नहीं आता। ये ऑर्गेनिक की खास बात है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे पढ़ते हो ऑर्गेनिक को डब्बा मैकेनिज्म से, कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो आपको बोला था उस पर जरा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपके सामने कौन है, क्लोरोफॉर्म। कौन है, क्लोरोफॉर्म। देखिए इसको भी अगर आप लोगों की तरह हवा लग जाती है ना तो जहरीला हो जाता है। क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। बोलेगा क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करवाया गया है किसके साथ, एजी के साथ, हिट किया गया है, बताइए क्या बनेगा। मैंने क्या बोला है, देखो एजी कौन से कैटेगरी में रखी है, मैंने रेडिकल बनाने वाले में रखी है कि नहीं रखी है। इस पर कितने कितने एलोजन है, एक हटा रेडिकल, दूसरा भी हटा रेडिकल, और तीसरा भी हटा रेडिकल। इसका रियलिटी से कोई लेना देना, कभी बाहर आके बोलो कि सर तीन तीन रेडिकल बना देंगे क्या, मैं बोल रहा हूं जुगाड़ है। क्या लिखा हुआ है, तेरा आंसर हमेशा सही आएगा और विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता, उन डबल डैश टाइप के लोगों का जो इधर ही बॉन्ड बना देते हैं कि सर रेडिकल ने रेडिकल से बॉन्ड बना लिया, अरे वाह, पूरी इनऑर्गेनिक को एक साथ तार तार कर दिया तुमने, कि एक एटम के खुद के इलेक्ट्रॉन से खुद बॉन्ड बना लेता है वो। बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच में बनता है, तो ये अकेला किसी भी काम का नहीं है। आप बताइए इससे ऐसा दूसरा भी आया होगा क्या, यस। बताइए इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, यस, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स ऑल। क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। हमें क्या करना है, इनके केस में एक्स हटाना है, रेडिकल बनाना है। रियलिटी क्या है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, रियलिटी क्या है हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि रियलिटी वो हमसे कभी पूछेगा भी नहीं। अब देखना, जिन क्वेश्चंस को लेकर आप परेशान रहते थे, ये जो प्रिपरेशन के अंदर दिए हुए जिंक डस्ट, कुछ तो बोलते हैं सर मैं रिएक्शन नहीं करवा सकता, डस्ट से एलर्जिक हूं मैं। जिंक डस्ट का मतलब है पाउडर्ड फॉर्म में है, बताइए क्या करोगे अब, कौन सी कैटेगरी में है, एक्स हटा क्या बना,
बताइए एक्स हटाकर क्या बना देंगे, रेडिकल। बता एक्स हटा देंगे, रेडिकल। आजू बाजू रेडिकल क्या बना लेगा, बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, दैट्स ऑल। ये आप जाकर एलिमिनेशन के अंदर पढ़ते हैं, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन है, मैंने आज ही बता दी, क्योंकि एनसीईआरटी से बेहतरीन किसी ने नहीं लिखा है कि पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मेटल। बताइए कौन कौन सी मेटल है जो अपना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाती हैं, Li और Mg। तो बहुत सोच समझ कर वुड्स ने सोडियम लिया होगा, सोडियम लिया होगा। क्या हम वुड्स रिएक्शन के अंदर MgLi का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, दे विल फॉर्म देयर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और हमें क्या बनाना है, रेडिकल। भले ही रियलिटी कुछ भी हो, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। सुलटा दीजिए और आखिरी क्वेश्चन आप इसका भी जवाब दे देंगे। जो क्वेश्चंस बहुत आगे हैं वो आप पहले से ही सॉल्व कर सकते हो, और वो भी कोई डब्बा बनाने की जरूरत नहीं, बस एक याद रखना है, एक्स हटा रेडिकल बना, एक्स हटा रेडिकल बना। इसका प्रोडक्ट बता सकते हो, CH3 कितने रेडिकल बनेंगे, 3। इधर वाले पर भी कितने बनेंगे, 3। बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन, यस, बॉन्ड फॉर्मेशन, यस, ये बन जाएगा। और इनको अपन सीक्वेंस रिएक्शन में इस्तेमाल लेना भी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ये थी आज तक की कहानी, रिएक्शन विद मेटल। अभी भी बातें अधूरी हैं। बात के बाकी कौन सी हैं कि हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और ईथर ही क्यों ले रहे हैं, ड्राई ही क्यों ले रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमारे सामने बचे हुए हैं जिनको बखूबी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। अपन नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। टेस्ट का सिलेबस होगा आखिरी क्लास तक।